गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 14 फरवरी है, तो हम लोग डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, साथ ही कुछ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। यह जो न्यूज़ कवर किया जाता है पीआईबी, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता और पीटीआई से कवर किया जा रहा है। यह यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्तर पर। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्तरों पर काम करेगा। हिंसाग्रस्त मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, वर्तमान स्थिति की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ यथास्थिति क्या होती है राष्ट्रपति शासन में केंद्र राज्य संबंधों का, उसको भी हम एक नज़र डालते हुए एक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पंचायती के राज्य से संबंधित एक इंडेक्स आया है, जिसमें पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, जिसे पीडीआई इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यह महत्वपूर्ण होता है यथास्थिति बताने के लिए कि पंचायत में क्या सशक्तिकरण की नीति अपनाई जा रही, किस रूप से पंचायती विकास किया जा रहा है, ग्रामीण विकास में मजबूत स्थिति कैसे बन रही है, राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का स्तर कैसा है। साथ ही हम पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे, विभिन्न समितियों की रिपोर्टों को समझने का प्रयास करेंगे और वर्तमान स्थिति को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, संसद के अधिकार क्षेत्र में है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का मामला। यह लगातार चर्चा का विषय बना रहता है कि संसद संप्रभु है या किसी मुद्दे में निर्णय लेने के मुद्दे में, विधायी निर्णय लेने के मुद्दे में, या न्यायपालिका। आप लोगों से प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं। हालांकि संविधान हमारा संप्रभु स्थिति व्यक्त करता है, पर सत्ता के अभ्यास के क्रम में क्या यह जो लागू करने की प्रवृत्ति बना कर रखे रहता है, साथ ही साथ जब हम कार्यकारी व्यवस्था को धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं तो उसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या न्यायपालिका द्वारा बनाई गई विधि, उसके बीच अंतर संबंध क्या होता है, संतुलन की स्थिति क्या है, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यह विवाद क्या है, इस पर भी एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आगे देखेंगे द्विमासिक जो मौद्रिक नीति समिति है, जो मौद्रिक नीति समिति के द्वारा द्विमासिक रिपोर्ट लेकर आई जाती है, जिसमें इस बार रेपो रेट में बदलाव की बात की गई है, बढ़ाया गया है। उसमें खपत और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास, कैसे संतुलन करने का प्रयास किया गया है, खपत और उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों में आर्थिक समृद्धि की धारा पहुंच सके, मार्केट तेजी बन सके। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एडिटोरियल के पार्ट में हम देखेंगे सिमटती जिंदगी। कहने का अर्थ है कि पूर्व में मानव क्या होता था, स्वभाव से मदद देने वाली प्रवृत्ति में रहता था, अर्थात स्वार्थी प्रवृत्ति से काफी दूर हुआ करता था, है ना, पर बदलते परिवेश में एलपीजी के दौर में कैसे मानव ने अपने प्रवृत्ति को बदला है, वर्तमान में कैसी इसकी जो इच्छा शक्ति है सहायता करने के लिए, दूसरों के लिए अपने मार्गदर्शन को अपनाने के लिए, तो यह कुछ लोगों तक ही क्यों सिमट गया है, यह अधिकतर लोगों तक क्यों नहीं व्यापक रूप से धारणा विकसित कर पाया है। तो इसी में हम देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व इस रूप से बन रहा है तो वो व्यक्तिगत रूप से किस तरीके से घातक है, समाज के तौर पर किस रूप से घातक है, एक राज्य के स्तर पर उसकी प्रवृत्ति कितनी घातक हो सकती है, इसके संदर्भ को हम समझेंगे। और यह लेख इंपॉर्टेंट है प्रशासन के लिए भी। प्रशासन के स्तर पर आपका विचार कैसे खुलापन होना चाहिए, विचारों में खुलापन होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे अंतिम संदर्भों में। तो आप अंतिम तक बने रहिएगा, चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। लगातार हम चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, चीज़ों को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका मेंस बेहतर तरीके से कवर हो सके।
तो चलिए, यह डीएनए का जो कोर्स है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, ये दो प्रकार से आप लोग को दिया जाता है, एक प्राइम बैच के तौर पर, एक बेसिक बैच के तौर पर। प्राइम बैच में डेली पीपीटी उपलब्ध कराया, क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाता है और मेन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। एक या दो क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो उसका कराया जाता है। 1-to-1 डॉट सॉल्विंग सेशन भी रखा जाता है और फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया जाता है आंसर राइटिंग का, जो केवल आपको युक्ति है इसके ऐप पर और उससे संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया वहाँ उपलब्ध कराया जाता है। पर बेसिक बैच में ध्यान रखिएगा, डेली पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है और यह केवल यूट्यूब पर उपलब्ध होगा। ये सारी सुविधा है, तो आप ले सकते हैं, प्राइम बैच को परचेज कर सकते हैं मात्र 599 रुपये में। यह आपके दैनिक जो खर्च है उससे भी कहीं कम है और यह 1 साल की वैलिडिटी के साथ उपलब्ध कराई जाती है। इतनी सुविधाएं दी जाती है जिससे उत्तर लेखन आप मजबूत कर पाते हैं। तो इसे स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ से जुड़ जाइएगा। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर इसका आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ ही। जब हम डीएमपी एक प्रोग्राम इसके साथ लेकर आते हैं जिसमें डेली मेंस आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मुख्य परीक्षा का एक उत्तर लेखन एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यह खास मौसम खास अवसरों पर प्राप्त नहीं किया जाता, इसमें लगातार सतत प्रक्रिया अपनानी पड़ती है ताकि उत्तर में उन सारी गलतियों को आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले ही कर लें और उसमें सुधार कर लें, ताकि एग्ज़ाम में जब बैठे तो आपका हाथ नहीं रुके और लगातार आप उत्तर लेखन अपनी सर्वोत्तम क्षमता के साथ कर पाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आपको प्राइम बैच के बच्चों को भी दिया जाता है, बेसिक बच्चे दोनों के लिए उपलब्ध होता है, लेकिन प्राइम बैच के बच्चों को यह सुविधा दी जाती है रिव्यू की। तो ध्यान रखिएगा, 1-to-1 मेंटरशिप क्या है, तो यह सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों को दिया जाता है, जो बाय परचेज करते हैं उनको दिया जाता है। उत्तर लेखन में सहायता की जाती है, छोटी छोटी गलतियां पकड़ी जाती है ताकि आप एररलेस होकर एग्जाम में बैठें। डीएमपी का मूल्यांकन किया जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस जो आंसर क्वेश्चन का हो क्लियर कराया जाता है उसका मूल्यांकन होता है और उत्तर मॉडल भी दिया जाता है। तो आप बेहतर तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं चीज़ों को कवर करके। अगर यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, युक्ति है इसका, युक्ति है इस टाइप कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप हमें मिल जाएंगे, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में भी लिंक उपलब्ध होता है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया गया। यहाँ पर अतिरिक्त पेपर कटिंग उपलब्ध कराया जाता है, पीटी फैक्ट पेपर कटिंग आपको दिया जाता है ताकि आप इसको अपने स्तर पर भी कर सके। केवल पीटी फैक्ट क्या होता है, केवल चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होता है और उसको लगातार देखना होता है। इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक का क्या है कि देखिए, हिंसाग्रस्त मणिपुर हाल ही में घटनाक्रम हुआ, कुछ समझौते भी हुए हैं, फिर भी ऐसी क्या स्थिति हो गई कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और ये स्थिति आ गई कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। देखिए, इस पर मैंने जब हिंसा आ रहा था उस समय भी मैंने इस पर चर्चा किया था। सामुदायिक हिंसा जब घटी थी, मणिपुर में जूझ रहा था, तो उस समय मैंने कुछ चर्चाएं की थी। उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर के वीडियो में होगा वो। उसके बाद समझौता होता है, समझौते के बाद स्थितियां संभल जाती है। पर हाल फिलहाल में हुआ क्या कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कुछ बयान टैप है ना, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घूमने लगे, जिसके बाद नैतिक दायित्व भी आ गया कि अब आप इस पद के लिए लायक नहीं है। फॉरेंसिक जांच टीम के द्वारा इनकी आवाज़ को क्या किया गया, जांच किया गया और पाया गया कि हाँ, इन्हीं की आवाज़ थी। कुछ हिंसा के दरमियान यह सब पद पर जब व्यक्ति रहता है, दायित्व पर रहता है, तो वो सब नहीं बोलनी चाहिए। सिंपल सा शब्द समझिएगा, ये अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कहीं करते हुए दिखे, जिसके एवज में ऐसी स्थितियां उभर कर सामने आई। कुल मिलाकर बात यही है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि त्यागपत्र मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री पद पर त्यागपत्र देने के 4 दिन बाद गुरुवार को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। यह फैसला ऐसे समय हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर है और विधानसभा 2 फिलहाल निलंबित रखा गया है। मौजूदा विधानसभा कार्यकाल 27 तक है। तो ध्यान रखिएगा, क्या ऐसी स्थिति बनेगी, इसके संदर्भ में चीजें हम देख के आएंगे। अब देखिए हुआ क्या कि 21 महीने से जारी सामुदायिक हिंसा करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है।
हजारों लोग बेघर हो चुके। मणिपुर की पहाड़ियों पर कुकी और घाटी मतई समुदाय के लोग रहते हैं। आरक्षण पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 3 मई 2023 को दोनों समुदाय में हिंसा भड़क गई। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। मणिपुर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के से मिली रिपोर्ट के आधार पर ये सब चीजें हुई तो राष्ट्रपति जी के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया। नवंबर 2024 में जो नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है समर्थन वापस लिए जाने के बाद वीरेंद्र सिंह सरकार स्थिति सवाल भी उठने लगा था। ये सब चीजें अवरोध हुआ था। अब ध्यान रखिएगा, ये सब जो मामला है इसके परिप्रेक्ष्य में आपको क्या ध्यान में रखना है। यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रपति शासन क्या होता है यह ध्यान रखना है। यह किन स्थितियों में लगती है, किन स्थितियों में लगती है। साथ ही साथ याद रखना है ऐसी स्थिति पर होने पर संवैधानिक बाध्यता क्या है। फिर मौलिक अधिकार की स्थिति क्या हो जाती है, यह भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है, केंद्र राज्य संबंध कैसे होते हैं, अर्थात सीधा सा समझिएगा संघवादी स्वरूप की स्थिति क्या होती है, जिस पर हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इतने मुद्दे आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भाग 18 अनुच्छेद 352 से 60 तक दिए गए हैं। इसमें कुल 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, जिसका क्या होता है, देश की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम संदर्भ समझेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल होता है जिसको अनुच्छेद 352 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जिसे 356 कहा जाता है, और एक 360 के तहत वित्तीय आपात की बात होती है। तो हम पहले थोड़ा सा आपातकाल को देख लेंगे, उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में विशेष चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपात क्या होता है कि जब देश की सुरक्षा के बाहरी आक्रमण, आंतरिक विरोध के कारण इसे लागू किया जाता है, तो राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसकी सलाह पर ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति 1 महीने के भीतर लेनी होती है इस स्थिति में जब राष्ट्रीय आपात या 352 का अनुच्छेद लागू होता है। अंतिम 6 महीने में तक जारी रहेगा यह, लेकिन संसद की स्वीकृति के बाद इसे बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान ध्यान रखिए, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 19 सहित पर प्रतिबंध लग जाता है, इसे याद रखिएगा। अब तक 3 बार 1962, 71, 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 3 स्तर पर लगाया था, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं राष्ट्रपति शासन की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, किसी राज्य सरकार के संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थता या कार्य करने न करने की स्थिति में भी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं, जिसकी अनुशंसा कौन करेगा, राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर यह लागू करता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल रिपोर्ट भेज देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे इस संदर्भ में कि क्या उस राज्य में, उस क्षेत्र में आपको राष्ट्रपति शासन लगानी है या नहीं लगानी है। प्रारंभ में 6 महीने के लिए इसे लागू किया जा सकता है, लेकिन संसद की मंजूरी में अधिकतम 3 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। ये फैक्ट याद रखिएगा, 6 महीने तक यह बिना किसी संशोधन के लागू होता है। अब ध्यान रखिएगा, मंजूरी के बाद, संसद की मंजूरी के बाद उस राज्य में 3 साल, अधिकतम 3 साल तक के लिए लगाया जाता है। इस दौरान राज्य की विधानसभा भंग या निलंबित हो सकती है। राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष शासन चलता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चीजों को समझिएगा। अब वित्तीय आपातकाल जो है 360 के तहत जो लगता है, वो वित्तीय स्थिरता में अस्थिरता आ जाती है, उसके संदर्भ में लगाया जाता है। 2 महीने के भीतर इसमें आवश्यक स्वीकृति आवश्यक है संसद की। वेतन और वित्तीय संसाधन की कटौती कर सकता है इस दौरान सरकार। तो इसके लिए हम कहीं न्यायालय में नहीं जाएंगे, क्यों मेरा पैसा काटा जा रहा है ना। अभी काट लिया जाए तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, उसमें अपनी बातों को रख सकते हैं, पर जब वित्तीय आपात लगेगा तो ऐसी स्थिति में आप किसी प्रकार का न्यायालयीय हस्तक्षेप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, इसे याद रखिएगा ये फैक्ट हो। हालांकि 1991 में ऐसी स्थिति हुई थी कि वित्तीय बोझ देश पर पड़ गया था, कुछ दिनों का रिजर्व हमारे पास रहा था, फॉरेन रिजर्व था, पर स्थिति संभाल ली गई थी, तो वित्तीय आपातकाल उस स्थिति को नहीं समझिएगा। क्लियर है? पर अभी तक
प्रावधान। अब यह आते हम लोग राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के दौरान राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है, सबसे पहले इसे समझिएगा। फिर हम राज्यपाल की भूमिका को देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे मौलिक अधिकार की स्थिति क्या होती है। तो देखिए, राष्ट्रपति शासन जब लगेगा किसी भी राज्य में, तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में या न करने की स्थिति में या असमर्थता की स्थिति में लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकते हैं। तो इस दौरान राष्ट्रपति की भूमिका निम्न होती है। राष्ट्रपति शासन लागू के निर्णय आपको ध्यान रखने हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट स्वयं की समझ के आधार पर यह निर्णय लेते हैं और राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं कर रही। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार असफल हो गई है, वे राष्ट्रपति शासन लागू करने की अधिसूचना जारी करते हैं। यह अधिसूचना जारी करने के 2 महीने के भीतर संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा, वो मान्य नहीं होगा, संसद में अनुसमर्थन। अर्थात अब समझिएगा कि जो मणिपुर का मामला है वो अब संसद में जाएगा, संसद 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय लेगी कि क्या करना है, इस पर जारी रखना है या इसे हटाना है। क्लियर है। कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति के आदेश के बाद राज्य के कार्यकारी अधिकार जो होंगे केंद्र सरकार के हस्तांतरित हो जाती है। जो निर्णय मुख्यमंत्री पहले लिया करता था राज्यपाल परिप्रेक्ष्य में, अब क्या होगा, वो केंद्र के हिस्से चला जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन को नियंत्रण करेगा। जो भी देखिए, काम तो राज्यपाल ही करेंगे, ठीक ना, राष्ट्रपति के बिहाफ में, पर ध्यान रखिए इसका निर्णय कौन लेगा, निर्णय आपको केंद्र में बैठा राष्ट्रपति लेगा। हालांकि कार्य राज्यपाल ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, पर निर्णय, अंतिम निर्णय किसी भी मुद्दे का वो राष्ट्रपति ही करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है और राज्यपाल को प्रशासनिक प्रमुख बना दिया जाता है। अर्थात इस स्थिति में वह नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं होगा, यह वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएगा। जो पहले सीएम हुआ करता था, अब क्या होगा कि अब राज्यपाल होगा। और यह राज्यपाल किसके बिहाफ में काम करेगा, ये राष्ट्रपति के बिहाफ में काम करेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसलिए यहां से एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इंटरव्यू में प्रश्न पूछ सकता है, किस स्थिति में राज्यपाल संदर्भ समझिएगा कि वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका में आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो यहां से इंटरव्यू में बार बार यह प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। मैं रहता हूं इंटरव्यू बोर्ड में तो इस प्रकार के टेक्निकल फॉल्ट को मैं जरूर पूछता हूं। रीजन कि ऐसे पता चलता है एक्टिवनेस आपके अंदर क्या है, किसी टॉपिक को सोचने समझने की क्षमता कितना बनाई रखी हुई है आप इंटरव्यू लेवल पर। तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा। क्लियर है। विधायी शक्तियों का नियंत्रण क्या करता है कि राष्ट्रपति अधिसूचना के बाद राज्य के विधानसभा को निलंबित या भंग कर सकता है, किया जा सकता है। ध्यान रखिए, इसके बाद राज्य की विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो। जो पहले विधान सभा अर्थात जहां विधानमंडल है तो विधान परिषद लेती है, तो ध्यान रखिएगा विधान परिषद तो कभी भंग नहीं होती है ना। तो विधानसभा जो स्थिति अपना काम करता है वही संसद हस्तांतरित करे। संसद कहने का मतलब आपको लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भूमिका अदा करने लगती है। यदि संसद सत्र न हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं ताकि यह राज्य की विधायी जरूरतें पूरी की जा सके। तो यहाँ अध्यादेश भी जारी हो सकता है, तो यहाँ पर यह भी याद रखना है। राष्ट्रपति का संसद का में उत्तरदायित्व क्या होगा इस दौरान, तो राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन करवाना होता है। एक बार संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहेगा। अब ध्यान रखिए, अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसे हर प्रत्येक 6 माह के बाद इसका अनुमोदन करवाना होगा। अब हर 6 महीने के संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संदर्भ में ध्यान रखिए, जिसे 3 साल तक डिले किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में 2027 तक इसका कार्यकाल है। तो देखिए, यथास्थिति जो वर्तमान की है उसी संदर्भ में निर्णय लिए जाएंगे। फिलहाल तो अभी ऐसा मामला नहीं लगता है, अभी लगता है 2-4-5 महीने तो रहना चाहिए, तो उसके बाद चीज़ों को वॉच करके इस पर निर्णय लेगी संसद। अब राज्य प्रशासन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण कैसा होता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य प्रशासन को नियंत्रित करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से सभी प्रशासनिक फैसले लेते हैं। अर्थात पहले क्या होता था, जब विधानसभा चल रहा था तो विधानसभा जो कार्यकारी परिषद है अर्थात जिसे हम सीएम बोलते हैं, उसका मंत्रिपरिषद याद रखिएगा, इसके बिहाफ में राज्यपाल जो होता था, राज्यपाल के बिहाफ में सीएम और मंत्रिपरिषद काम करता था।
पर जैसे यह भंग होगा तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति के बिहाफ पे काम करने लगे। तो इस मौलिक अंतर को समझिएगा। तो यहाँ पर हस्तांतरण राज्यपाल के हाथों में हो जाएगा, पर निर्णय की अंतिम अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब यह वास्तविक कार्यपालिका हो जाता है तो नामात्र की कार्यपालिका की आवश्यकता है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ है। संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ है तो संसदीय व्यवस्था का नेचर को बनाए रखने की ऐसी व्यवस्था करती, नहीं तो इसी को सारी शक्ति दे दी जाती है ना। तो हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ पद पर एक नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था है, जहाँ पर उसका क्या आकलन किया जा सके, उस पर वाच किया जा सके, उसके निर्णयों पर पूर्ण विचार किया जा सके, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। तो आपसे यह प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसे याद रखिएगा। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण राज्यपाल जब राज्य में राज्यपाल के तौर पर होता है तो वो उसके बिहाफ पर उसका मंत्रिपरिषद काम करता है, पर जब वो स्वयं के अधिकार में आ जाता है, अर्थात जब राष्ट्रपति शासन वहाँ लग जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर वो ऐसी स्थिति में क्यों हो जाता है, वो राष्ट्रपति के बिहाफ में काम क्यों करने लगता है? तो आपसे यहाँ प्रश्न का जवाब इसी संदर्भ में होना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नीतिगत और विधायी मामलों में राष्ट्रपति केंद्र सरकार से परामर्श भी कर सकती है। अगर कुछ ऐसा नीतिगत मामला होगा जो मैंने कल बताया था आर्टिकल 200 के संदर्भ में, याद है, कुछ दिन पहले ही मैंने चर्चा किया है। वैसे जब मामले आएंगे तो केंद्र सरकार से वो परामर्श लेगा, क्योंकि अब उसके हाथों में चीजें होती है। अब ध्यान रखिए, राष्ट्रपति शासन हटाने की प्रक्रिया। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संवैधानिक स्थिति बहाल हो गई है, वे राष्ट्रपति शासन समाप्त करने का आदेश जारी कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा के तहत राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक घोषित कर दिया है तो भी इसे हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो स्थिति समझिएगा। एक, समान स्थिति में तो राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति स्वयं के स्तर पर भी समाप्त कर सकते हैं विवेकाधीन शक्ति के एवज में, या केंद्र का मंत्रिपरिषद, केंद्र का जो मंत्री परिषद है वो अनुशंसा कर दे कि अब राज्य में से संसद के पटल के माध्यम से अनुशंसा करवा दे कि अब यहाँ से राष्ट्रपति शासन इस राज्य से हटा देना चाहिए, तो राष्ट्रपति इस पर निर्णय ले लेगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति यह है कि राष्ट्रपति शासन, मान लीजिए दूसरा राज्य होता है, मणिपुर तो केंद्र में भी जो सरकार है वही राज्य में भी सरकार है। मान लीजिए केंद्र की सरकार कुछ और है, केंद्र की सरकार भाजपा शासित है, भाजपा की सरकार है। अब ऐसा कोई राज्य है जहां इसके विपरीत सरकार वाली पार्टी वाली सरकार है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमेशा ऐसा आरोप लगाया जाता है ना, आरोप लगाया जाता है केंद्र अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है, तो वहां पर न्यायिक समीक्षा का मामला बन जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है न्यायिक समीक्षा का कि यह हो सकता है पार्टी पॉलिटिक्स के मामला भी हो सके, दूसरा कि अपने अधिकारों का हनन करवा रहा है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, राज्य के अधिकारों का हनन कर दे रहा है। तो ऐसे मामले में समीक्षा, न्यायिक समीक्षा करी जा सकती है राष्ट्रपति शासन की। ध्यान रखिएगा। अब न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है, इस मामले में क्या करेगा, निर्णय लेगा और उसको इस आधार पर क्या कर सकता है, असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। अन्यथा अगर संवैधानिक स्थिति में बनी है तो पर न्यायालय निर्णय नहीं लेता। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रपति की भूमिका क्या है। जब ऐसी न्यायिक समीक्षा होगी उस समय राष्ट्रपति संदर्भ समझिएगा, तो SR बोमई केस 1994 याद रखना आप लोगों का, इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो ये जो निर्णय लिया जाएगा ना राष्ट्रपति शासन लागू करने का, तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब केंद्र का सरकार अलग हो, राज्य की सरकार अलग हो। तो यहाँ पर इसी विवाद में, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति की मामला वहां पर आ जाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यह पाते हैं कि राष्ट्रपति शासन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लगाया गया, तो ऐसी स्थिति में उसे असंवैधानिक भी घोषित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन रद्द करना होता है। कि न्यायिक समीक्षा में ऐसे निर्णय आते हैं, पर समान केंद्र का सरकार है, राज्य की सरकार, तो ऐसी आरोप तो प्रत्यारोप कम ही लगते हैं, क्योंकि वहां पर स्थिति देखकर लगाई जाती है। ऐसे मामले अभी तक नहीं आए, तो ध्यान रखना है। क्लियर है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की स्थिति में प्रशासन की भूमिका क्या हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जो प्रशासन राज्य की प्रशासन है, राज्य की प्रशासन की स्थिति क्या हो जाती है, तो राज्यपाल की भूमिका क्या होगी, नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी की भूमिका क्या होगी। तो सबसे पहले याद रखना है कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होती है, राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में हस्तांतरित हो जाती है, तो इसलिए प्रशासन की भूमिका, कार्य प्रणाली भी क्या होती है, देखी जा सकती है। जैसे राज्यपाल की भूमिका राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर प्रत्यक्ष
भूमिका में आ जाता है, राज्य प्रशासन पर नियंत्रण कर लेगा, राज्य की कार्यकारी प्रमुख बन जाता है और केंद्र की सरकारों के निर्देशों के अनुसार काम करेगा। वे विभिन्न सरकारी विभागों और नौकरशाहियों को निर्देश देते हैं, यह कार्य करते हैं राज्यपाल। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? तो ब्यूरोक्रेसी करती है, चूंकि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हटा दिए जाते हैं तो इसलिए प्रशासन पूरी तरह से मुख्य सचिव, गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी जिला प्रशासन के माध्यम से चलता है, अर्थात यह राज्यपाल के बिहाफ में काम करेगा। राज्यपाल इनको निर्देश देंगे और राज्यपाल को कौन निर्देश देगा? राष्ट्रपति निर्देश देगा। तो यह आपको क्रोनोलॉजी बनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखें। अधिकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वे सीधे राज्यपाल और केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ध्यान रखें, जो मैं आप बात बोल रहा हूँ तो यहाँ पर राज्यपाल और केंद्र के प्रति सीधे उत्तरदायी होंगे जब तक वो राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू जो है वो समाप्त होता है, फिर यह स्थिति आ जाएगी मुख्यमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। क्लियर है? वरिष्ठ अधिकारी नीतिगत निर्णय लेने के लिए राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन पर काम करता था। जो गृह मंत्रालय उसके अधीन यह काम करने लगेगा, जिनके मंत्री अभी अमित शाह जी हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस मामले में मणिपुर में ये सब बदलाव होंगे। केंद्र सरकार की भूमिका कैसे आएगी? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की विधायी और कार्यकारी शक्तियां संसद को हस्तांतरित कर दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यपाल के माध्यम से प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है, आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। केंद्र सरकार कानून व्यवस्था, वित्तीय सहायता और विकास परियोजनाओं के संचालन सीधा हस्तक्षेप करना शुरू कर देगा और वो उसके अनुसार काम करने लगता है। अब दूसरा है कि पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था कैसे काम करेगा? कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे राज्यपाल और राज्य पुलिस प्रशासन को होती है। केंद्र सरकार अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर सकती है यदि राज्य की स्थिति गंभीर है। अब मान लीजिए मणिपुर हिंसा का, तो केंद्र सीधा हस्तक्षेप करेगा, अर्धसैनिक बल आप वहां पर नियुक्त कर सकता है। ऐसे क्या होता था? सीएम अनुशंसा मांगता था, अनुशंसा किया जाता था राज्यपाल के बिहाफ में। अब प्रमुख न्यायिक और वैधानिक मामलों में राज्यपाल कानूनी सलाहकारों से मार्गदर्शन करेंगे। पहले कौन करता था? सीएम किया करते थे, मुख्यमंत्री किया करते थे, उसका मंत्रिपरिषद किया करता था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट राज्यपाल करेंगे। विकास और नीतिगत निर्णय में ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकारियों और राज्य की विकास परियोजना जारी रखना होता है। ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाएगा या स्थानांतरण होने पर कार्य बाधित हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। प्रशासनिक अधिकारी ही सीएम रहे या राज्यपाल के अधीन काम करे, प्रशासनिक अधिकारी ही काम करते हैं ना, तो कार्य योजनाएं पर कोई वैसा असर नहीं पड़ता। हाँ, तीव्रता के स्तर पर असर पड़ सकता है, पर ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि समाप्त करके या पुनः उस पर नई योजनाओं को लागू कर दिया जाता है, ये ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। किसी भी नए बड़े फैसले के लिए राज्यपाल केंद्र सरकार का अनुमोदन लेना होता है। बड़े फैसले होंगे तो उसके लिए क्या करेगा कि राज्यपाल केंद्र सरकार से अनुमोदन। राज्य के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए राज्य में बजट और योजनाओं का केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। वही राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थानीय प्रशासन की भूमिका क्या होती है, अर्थात जिला कलेक्टर की हम बात करें या स्थानीय निकाय की बात करें, तो पुलिस अधीक्षक एसपी की बात करें, कानून व्यवस्था प्रशासनिक निकायों को निगरानी करते हैं। ऐसे सीएम के दौर पर भी करेंगे, पर यहाँ पर किसके प्रति जवाबदेह हो जाएंगे? राज्यपाल के प्रति जवाबदेह होंगे। स्थानीय निकाय की बात करें, नगर निगम पंचायतों की बात करें, अपने अपने अधिकार से समान कार्य करते जारी रहेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है जहां इनको अधिकारों को छीन कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन नीतिगत और बड़े प्रशासनिक फैसले राज्यपाल और केंद्र सरकार द्वारा लिए जाएंगे। कुछ बदलाव पंचायतों में करना होगा, उसके स्तरों में पंचायतों में बदलाव करना होगा, तो राज्यपाल ऐसे मामलों में, पेशा एक्ट भी आप लोग नाम सुनते होंगे, जहां राज्यपाल का प्रत्यक्ष भूमिका होता है, वैसे यहाँ पर भी इस स्थिति में राज्यपाल निर्णय लेते हैं। फिलहाल ध्यान रखिएगा, इस दौरान इस प्रकार के मामलों को हाथ नहीं लगाया जाता, अमूमन ध्यान रखिएगा। पर ऐसा प्रावधान है कि कर सकता है, इसके लिए कोई संवैधानिक बाध्यता के तौर पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्लियर है? अब राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तो राज्य के विधानमंडल की स्थिति क्या होगी? विधानमंडल है ना, जहां पर आपको विधानसभा विधान परिषद है, तो विधानमंडल की स्थिति में विधानसभा की स्थिति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जब यह लागू रहता है 356 लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा विधायी शक्तियां केंद्र के पास डायरेक्ट होती है। तो विधानसभा की स्थिति क्या होगी? राष्ट्रपति के आदेश से भंग या निलंबित किया जा सकता है। सीधा सा अर्थ जानिएगा, पहले राज्यपाल के माध्यम से होता, अब राष्ट्रपति करेगी। यह भंग कर दिया जाए तो नई चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह यदि निलंबित किया जाए तो विधानसभा अस्तित्व में रहती है, लेकिन इसका कोई कार्य नहीं होता। ध्यान रखिएगा, यदि निलंबित किया जाए तो, भंग किया जाए तो चुनावी प्रक्रिया, और अगर निलंबित कुछ दिनों के लिए कर दिया जाए, महीने बाद 6 महीने के लिए, तो क्या होगा? विधानसभा अस्तित्व में तो रहेगी, पर क्या करेंगे? उसका कार्य कोई नहीं करेगा, अर्थात मुख्यमंत्री प्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करेंगे।
आमतौर पर राष्ट्रपति शासन लागू होने के तुरंत बाद विधानसभा निलंबित कर दिया जाता है। बाद की स्थिति में अनुसार वो भंग भी किया जा सकता है। निलंबित तुरंत हो जाएंगे जैसे अभी किया गया, बाद में इसे भंग कर दिया जाएगा, नई चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से नई विधानसभा का गठन किया जाएगा। क्लियर है? तो 2027 तक है, अभी 25 ही चल रहा, 2 साल है, तो ऐसा एवज में भंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। निलंबित कर दिया गया है, फिर से मौके दिए जाएंगे, अवसर खोजे जाएंगे नए गठबंधन की, या तो जब स्थिति गठबंधन नहीं बनेगी तो फिर राज्यपाल निर्णय लेगा कि दूसरी पार्टियों को भी बहुमत है तो देंगे, दूसरी पार्टी को बहुमत नहीं होगी तब जाके चुनाव आयोग से सिफारिश मांगी जाएगी क्या राज्य में चुनाव कराने की स्थिति है, तो चुनाव अनुशंसा करेगी। हाँ, कराने हम करा सकते हैं, तब जाके राष्ट्रपति इस मामले में अनुशंसा करवा सकती है नई विधानसभा का गठन कराने के लिए। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, ध्यान रखिए। क्लियर है? विधान परिषद की स्थिति यदि हो तो क्या होगा? विधान परिषद भंग नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिए, जिस राज्य में विधान परिषद है तो इसे इस मामले राष्ट्रपति शासन लगाने के दौरान उसे भंग नहीं किया जाता, क्योंकि यह अस्थायी प्रवृत्ति वाला सदन होता है। तो क्योंकि यह एक अस्थायी सदन की प्रवृत्ति, इसलिए इसे भंग नहीं किया। हालांकि इसका कोई प्रभावी कार्य नहीं रहता, क्योंकि विधायी के तख्तियां केंद्र के पास चली जाती है, पर प्रत्यक्ष कोई प्रभावी भूमिका नहीं रह पाती है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदन के तौर पर यह तो रहेगा, पर प्रभावी भूमिका में नहीं रहता। विधायी शक्तियों का हस्तांतरण हो जाएगा। राज्य की विधानसभा की सभी शक्तियां, विधायी शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती है। संसद राज्य के लिए कानून बना सकती है, राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से कानून बना सकते, दोनों तरीके से कर। संसद का कोई भी अधिनियम, राष्ट्रपति का कोई भी आदेश राज्य विधान सभा के पुनः स्थापित होने तक लागू होता है। जब तक नया विधानसभा गठन नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं हो जाते, नई सरकार नहीं आई, तब तक यह स्थिति बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में काम कराई जा सकती है। क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझिएगा, सारी चीजें मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तोड़ तोड़ की चीजों को पढ़िए। अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति शासन में विधानमंडल की क्या स्थिति होगी, तो आपको दोनों विधानसभा और विधान परिषद की स्थिति बताने को तुलनात्मक समीक्षा करना होगा, संसद के साथ जोड़कर देखना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, संतुलन की स्थिति बना के रखिए। ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहकर केवल विधानसभा की चर्चा करके निकल जाइए। ठीक है ना? तो यहाँ पर चीजों को समझिएगा। अब राज्य प्रशासन की स्थिति इस दौरान क्या होगा? इस दौरान क्या करेगा? राज्य की मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद हटा दिया जाएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब पहले भी मैं अभी चर्चा किया हूँ। ठीक है ना? विधानसभा को या तो निलंबित रख सकता है राष्ट्रपति, इसके लिए चुनाव करा सकता है, ये सब चीजें याद रखनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आपसे पूछ सकता है कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा हुआ है तो उन राज्यों के लोगों का मौलिक अधिकार क्या होगा, या मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या होगी, इसे याद रखना है। क्लियर है? राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में हम 12 से 35 की बात करते हैं, तो समान रूप से कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान के अनुसार लागू रहते हैं। हालांकि कुछ परिस्थितियों में इन अधिकारों का प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, जैसे मौलिक अधिकारों का समान प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार समान रूप से लागू होते हैं। राज्यपाल प्रशासन संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को सम्मान करना होता है। अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार आदि यथावत लागू होते हैं। संदर्भ समझिएगा। उसके बिहाफ में युक्ति प्रतिबंधन तो लगा हुआ हर संदर्भ में ना, पर किसी भी मामले में ध्यान रखिएगा 19 और 21 इसके परोक्ष रूप से कुछ रोका नहीं जाता है। क्लियर है? अनुच्छेद 356 का और 359 का अंतर यहाँ समझिएगा। अनुच्छेद 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, वहीं केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जिसमें अनुच्छेद 352 और 359 के तहत ही मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर बाकी सबको निलंबित किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केवल किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति शासन के दौरान। ध्यान रखिएगा, यह चीजें समझने का प्रयास कीजिएगा। अब प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रत्यक्ष में तो आपने देख लिया सीधा सीधी क्या पड़ता है। अप्रत्यक्ष होगा कि राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक कार्य प्रणाली कुछ बदलाव होते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों का पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक अधिकारों का प्रभाव यहाँ ध्यान रखिएगा। जब विधानसभा भंग या निलंबित किया जाता है तो नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित होते हैं, क्योंकि 6 महीने तक 3 साल तक वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में नहीं जुड़ पाता है जब तक चुनाव नहीं हो। तो यह ध्यान रखना है। राजनीतिक दलों और नेताओं के गतिविधियों पर प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रहती है, तो यह व्यक्तिगत तौर पर मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन माना जा सकता है, पर ध्यान रखिएगा यह अप्रत्यक्ष प्रभाव के तौर पर आएगा।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के संदर्भ में देखें। अधिक कानून व्यवस्था का हवाला देकर सरकार मीडिया, सार्वजनिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाती है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ऐसे हालांकि ध्यान रखिएगा, जब विधानमंडल काम करता है उस समय भी ऐसी युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं लगाता है। बहुत जगह आप सुनते होंगे ना कि आज लगा दिया है, जैमर लगा दिया है, सारा टावर गायब कर दिया गया। ऐसे राज्यपाल के में किया जा सकता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती है ना, पर उस तरीके से नहीं होगा जब राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान लागू होता है। लेकिन यह पूरी तरह से मौलिक अधिकारों के विलंबन की स्थिति नहीं होती, क्योंकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। इस मामले में न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ध्यान रखिए। पर जब राष्ट्रीय आपात लगेगा ना 352, वहां पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है कि आप मेरा अधिकार क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि वह प्रावधान पहले से ही कर रखा है। क्योंकि राष्ट्रीय एकता अखंडता बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब आर्टिकल 32 और 226 के संदर्भ को हम देखते हैं तो ध्यान रखिए, नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहता है, इसलिए प्रशासन मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकता इस संदर्भ में राष्ट्रपति शासन के दौरान। अब SR बोमोई केस 1994 के प्रभाव इस संदर्भ में क्या है, ध्यान रखिएगा। SR बोमोई जो बनाम भारतवाद था 1994 केस, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया गया तो राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन रहेगा और 356 का मनमाना प्रयोग असंवैधानिक माना जाएगा। ये सब बातें की गई थी। यदि राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। किसी प्रकार का मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन देखा जाएगा तो वहां क्या होगा, न्यायपालिका हस्तक्षेप कर सकती है। न्यायपालिका कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों। क्लियर है। तो ये सब मामले आपको ध्यान में रखने हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका से संबंधित आयोग और समितियों की सिफारिश क्या रही है। यह बहुत बार यहाँ से प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल की भूमिका इस संदर्भ में कैसी रहती है। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि राष्ट्रपति शासन जब लगा रहता है उसमें राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई आयोगों और समितियों ने सिफारिशें दी है, जिनकी सिफारिशों का उद्देश्य राज्यपाल की भूमिका को अधिक निष्पक्ष और संवैधानिक बनाना है, अनुच्छेद 300 के संदर्भ के दुरुपयोग को रोकना है। यह 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य रहे हैं जितने भी आयोग और समितियों ने सिफारिश की है। तो सबसे पहले सरकारी आयोग, याद रखना सरकारी आयोग। सरकारी आयोग क्या करता है कि 1983 में यह होता है, जिसमें संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने हेतु सरकारी आयोग की गठन किया जाता है। महत्वपूर्ण सिफारिश इन्होंने किया था कि अनुच्छेद 356 का न्यूनतम उपयोग हो, अर्थात 356 के प्रयोग को अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही लागू किया जाए। ऐसा नहीं कि इसे घर का दाल भात चोखा बना दिया है, डीवीसी बना दिया जाए, कुछ ना हो खाना तो क्या करना, इसी को लागू कर देना है। डीवीसी बना लो, तुरंत बन जाएगा। वो तत्कालिक जो सुख देगा, पर यह क्या होगा, संवैधानिक व्यवस्थाओं को, केंद्र राज्य संबंधों को, संघवादी प्रवृत्तियों को क्या करेगा, बार बार प्रभावित करेगा। तो क्या होगा, शासन प्रशासन प्रभावित होगा। तो शासन प्रशासन प्रभावित होगा तो लोकतंत्र का मूलाधार प्रभावित होगा। इसे याद रखिएगा। इसे अंतिम उपाय के तौर पर लास्ट क्या करना, रिस्टोर के तौर पर देखा जाए। कोई भी व्यवस्था नहीं है, जैसे बहुमत समाप्त हो गया हो किसी भी राज्य में, जहां बहुमत समाप्त हो तो उस स्थिति में क्या करना, विकल्प ढूंढना है। तो विकल्प ढूंढना है तो क्या होता है कि हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे, किसी को ऑफर देंगे कि हाँ गठबंधन कर लीजिए आप लोग, तो सरकार बनाइए। या तो हम स्थिति का अवलोकन करके उसके बाद देखेंगे कि नहीं, किसी भी स्थिति में ना तो प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से या गठबंधन की सरकार के संदर्भ में नई सरकार बन पा रही है, तो इसी स्थिति में आकलन किया जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग से समीक्षा लेकर हम इसे क्या करेंगे, चुनाव ना हो पाएगी तो क्या करेंगे, इसके बाद स्थिति राज्यपाल की यथास्थिति के बाद हम इसका चर्चा करेंगे। क्लियर है कि हाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सरकारी आयोग यह बोलता है राज्यपाल की रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की रिपोर्ट जो सटीक होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए मैं बार बार यही बात आप लोग को उत्तर लेखन में बोलता, देखिए सरकारी आयोग राज्यपाल के रिपोर्ट में बात बोलता, देखो तुम केंद्र को जब भी अनुशंसा करोगे, राष्ट्रपति की अनुशंसा करोगे तो ढोल मोल मत करना, फंसा के मत करना कि वही समझ ना पाए। सटीक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए राज्य में राष्ट्रपति शासन, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात सभी जो चीजें हैं उसका वस्तुनिष्ठ आकलन होनी चाहिए तथ्यों के साथ। ऐसा नहीं कि तुम
किसी पायरेटेड हो जाओ, किसी के भावनाओं में बह जाओ, किसी खास पार्टी के परिप्रेक्ष्य में काम करने लगो, ऐसा नहीं। और स्पष्ट होनी चाहिए, जो भी बातें तुम रख रहे हो ना उसका तार्किक बातें होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि राष्ट्रपति इसके संदर्भ में स्पष्ट अनुशंसा ले पाए, निर्णय ले पाए। केंद्र सरकार इसे अंधाधुंध स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र रूप से समीक्षा करनी चाहिए। अब राज्यपाल किसी भावनावेश में, मान लीजिए बंगाल और यूपी, बंगाल का मामला था, दिल्ली का मामला था, तो बार बार देखते होंगे तल्ख टिप्पणी। अभी हाल ही में तमिलनाडु का मामला आप देख रहे होंगे, है ना, रवि का मामला देख रहे होंगे, राज्यपाल रवि जी का मामला। तो ऐसे मामलों में राज्यपाल मान लीजिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के तौर पर डायरेक्ट बोले कि राष्ट्रपति शासन लगा देना है। पार्टी अलग है केंद्र में, राज्य में भी। तो राजनीतिक जो केंद्र की पार्टी है वो अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के संदर्भ में, ऐसा नहीं कि आने कानी बातों में तुरंत राज्यपाल की बातों को मुहर लगा दे और मंत्रिपरिषद के एवज में राष्ट्रपति को अनुशंसा कर दे। और 44वां संविधान संशोधन के संदर्भ में बातें यह कहता है कि मंत्रिपरिषद अगर मामले में सुझाव देकर टिप्पणी करके दोबारा भेजता है तो वो राष्ट्रपति के मानने के लिए बाध्य है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप व्यवस्थाओं को गड़बड़ाएंगे। हालांकि न्यायिक समीक्षा में आप यहाँ पर क्या होगी, यह असंवैधानिक घोषित हो जाएगा, पर तब तक व्यवस्थाएं क्या होगी, डैमेज हो जाएंगी, केंद्र राज्य संबंध प्रभावित हो जाएगा, राजनीतिक दुनिया बढ़ जाएगी, लोगों के प्रति अविश्वास बढ़ जाएगा लोकतंत्र के संदर्भ में। तो ये सब चीजें न घटे, इसलिए राज्यपाल जब भी समीक्षा भेजता है तो केंद्र को क्या चाहिए, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि वो अभिकर्ता है, मुख्य अभिकर्ता है लोकतंत्र का केंद्र के स्तर पर। तो उसको समीक्षा करने के बाद ही राज्यपाल के अनुशंसा को राष्ट्रपति को क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए। हाँ, अब लागू कीजिए, नहीं ऐसी स्थिति है, नहीं तो बाद में क्या करना चाहिए, ऐसी अगर स्थिति में राज्यपाल अपनी किसी व्यक्तिगत हित की पूर्ति करा तो केंद्र को चाहिए कि राष्ट्रपति को अनुशंसा क्या कहे कि नहीं, व्यवस्थाओं को समान रूप से लागू रहना चाहिए, राज्यपाल को ही बदलनी चाहिए। क्लियर है? फ्लोर टेस्ट अनिवार्य हो, यदि बहुमत को लेकर संदेह हो तो राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि मनमाने तरीके से अपनी राय दे दे, सब के शक्तियों का प्रयोग कर दे। सिर्फ अपनी राय के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना असंवैधानिक माना जाएगा, ऐसा मानने के प्रावधान किए जाने। हालांकि ये सब मामले न्यायिक समीक्षा में किए जाते रहे। राजनीतिक दुरुपयोग के बचाव, राष्ट्रपति शासन राजनीतिक कारणों को नहीं लगाना जाना चाहिए, ऐसी बातें की जाती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निगरानी के लिए अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, यह भी तंत्र बताता है सरकारी आयोग। तो इस तरीके से आप देखते होंगे। पंचायती राज समिति, एल.एम. सिंघवी समिति ने भी कुछ बातें कही थी। इस समिति ने सुझाव दिया था राज्यपाल को केवल संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करना चाहिए, 356 के दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और राज्यपाल के यह सुनिश्चित करना चाहिए स्थानीय स्वशासन बना रहे, अर्थात स्थानीय स्वशासन को लेकर कुछ भी बदलाव नहीं किए जाने चाहिए, ऐसी बातें की गई थी। वेंकट चलैया आयोग 2000 जो राष्ट्रीय आयोग भी माना जाता है, संविधान की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। अनुच्छेद 356 राज्यपाल की भूमिका की स्थिति में महत्वपूर्ण सिफारिशें करते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी हो, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा के लिए समय निष्पक्ष रहे। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन करते समय क्या करना, अपनी स्थिति को निष्पक्ष रखे, वस्तुनिष्ठ रखे, स्पष्ट रहे, ध्यान रखिएगा। संवैधानिक जो संतुलन को बनाए रखे, अर्थात केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अपने पक्ष रखने का अवसर दे सके। यह सब स्थिति वेंकट चलैया समिति के द्वारा कहा जाता है। पुंछी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, 2007 में गठित किया गया। केंद्र राज्य संबंधों को पर पुंछी राज्य आयोग का गठित किया गया, जो सरकारी आयोग की सिफारिशों को और अधिक विस्तृत कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी आयोग जो बातें कहता है पुंछी आयोग उसमें और प्लस एड ऑन कर देता है। क्या बोलता है? राज्यपाल की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए, फ्लोर टेस्ट प्राथमिकता दी जानी चाहिए, 356 के दुरुपयोग ना हो, राज्यपाल की आचार संहिता बनाई रखनी चाहिए। अर्थात केवल आचार संहिता चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए, प्रशासन में भी आचार संहिता को लागू करना चाहिए, दायित्व का निर्वहन होना चाहिए, अपने कर्तव्यनिष्ठ प्रदर्शन करनी चाहिए। ये सब बातें बोलता है पुंछी आयोग। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि क्या बोलता है कि राज्यपाल और भूमिका की स्थिति में चीजों को स्पष्ट करना। अब इसी के दौरान राष्ट्रपति शासन और संघीय व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। देखिए यहाँ से एक मेंस के कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, 4-5 टॉपिक बनाए जा सकते हैं। मैं जितना आप लोगों को डिटेल बताता हूँ ना, जिस तरीके से जितनी मेहनत करता हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं ना, आपका मेंस किसी भी तरीके से नहीं रुकेगा। पर क्या होता है, आप लोग PDF कलेक्टर और ग्रुप ऐड होने के लिए मजे लेते हैं। ग्रुप ऐड कर दीजिए, ग्रुप ऐड कर दीजिए,
समझिए, अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, अमर सर नहीं रहे, युक्ति आईएएस न रहे, या XYZ कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं रहे, आज का आर्टिकल जरूर पढ़िएगा जनसत्ता में, वो चीज़ें क्या बता रहा है। आप अपने बुनियाद को मजबूत कीजिए, आपकी बुनियाद ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा। हम लोग सहयोग मात्र है, चीज़ों को जल्दी ही चीज़ों को समझाने की प्रक्रिया में अपनाते हैं, पर आप लोग क्या करते हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते। उत्तर लेखन सभी लोग नहीं करेंगे, कुछ खास बच्चे ही करेंगे। अब है क्या, चीज़ें सिस्टम को चलाने के लिए कुछ पैसे रखे गए हैं कि तो आप उसको देने में 50,000 60,000 किसी बड़े कोचिंग संस्थान, ब्रांडेड कोचिंग संस्थान में देने के लिए छूट लगता है, आप लोग बहुत अच्छा लगता है, पर आप लोग को वो 365 दिन फंसा के रखता है। यहाँ पर वो चीज़ पढ़ना है जिससे सिलेक्शन होता है, और हम लोग उसी पर काम करते हैं। सिलेक्शन की चीज़ें पढ़ाते, केवल सिलेक्शन की चीज़ें जिससे सिलेक्शन हो जाए। आपको अधिकारी बनना है, थोड़ी ये यहाँ पर बुद्धिमान आदमी बनना है। ना हमको विद्वता हासिल करनी, ना आपको विद्वता हासिल करनी, तो क्यों इतना माथा पेची करना है। ब्रॉड सिलेबस को कवर करना है, उतना पढ़ के जाइए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, और उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, जब केंद्र राज्य संबंधों के पास अपने अपने अधिकार होते हैं, हर मामले में संघीय व्यवस्था के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट किया गया है। मैंने कल भी इस बारे में चर्चा किया था, ध्यान रखिएगा। संघीय व्यवस्था एक अपवाद के तौर पर हम बात करते हैं, तो संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है, दोहरी सरकार ही होती है, संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होती है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसी चारों की स्थिति क्या होती है, इसे याद रखिएगा कि राज्यों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है, केंद्र राज्य संबंधों सरकारें के संबंध प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही साथ क्या होंगे, इसके साथ साथ न्यायिक समीक्षा का संतुलन बनाए रखता है, जिसमें SR बोमोई केस याद रखना है। संविधान के मूल ढांचा की स्थिति को बनाए रखनी होती है। राष्ट्रपति शासन और लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य की सरकारें निर्वाचित सरकार की जगह नौकरशाही काम करने लगते हैं, तो लाल फीताशाही हो सकता है बढ़ जाए, तो लोगों के लोकतंत्र पर विश्वास उठने लगे, इसलिए लंबी जैसे पंजाब में 3 साल से अधिक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू रह गया था, तो क्या वो व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत जरूरी होती है किसी देश को जीवंत रखने के लिए, तो ये चीजें याद रखिएगा। संघीयता को सुरक्षित रखने के लिए सुझाव क्या हो सकता है कि यहाँ पर 356 के न्यूनतम और अंतिम उपाय के तौर पर लागू करना, जिसे SR बोमई केस में भी बातें की गई। भिन्न समितियों से सरकारी आयोग हो या पुंछी आयोग, दोनों के द्वारा यही बातें की गई, न्यूनतम और अंतिम उपाय के तौर पर यह होनी चाहिए। राजनीतिक कारणों से राष्ट्रपति शासन कभी भी प्रयोग न की जानी चाहिए। जिस तरह लोकतांत्रिक मान्यताओं को स्थापित करने का लक्ष्य संविधान देता है ना, उस संदर्भ में आप है ना इसका अंतिम प्रयोग कीजिए। अब संवैधानिक प्रक्रियाओं पर पालन हो, बहुमत परीक्षण, फ्लोर टेस्ट पर प्राथमिकता दी जाए, राज्यपाल की निष्पक्षता सुनिश्चित हो, संविधान का संघीय भावना सम्मान किया जाना चाहिए। अर्थात संघवादी व्यवस्था हमारे देश में लागू है, तो दोनों केंद्र के स्तर की सरकार, राज्य के स्तर की सरकारों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, सीमाएं हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में संतुलन को बना के रखनी चाहिए। तुम बड़ा भाई, हम छोटा भाई, दोनों मिलकर काम करेंगे और राज्य की जनता को सेवा की आपूर्ति करेंगे, ताकि उनको उच्च और गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था दी जा सके, उनको आपूर्ति की जा सके और उसका सर्वांगीण विकास किया जा सके, सतत विकास किया जा सके, और अपने लक्ष्यों के प्रति उनको कम से कम क्या हो, हरासमेंट हो। तो यह सबसे मूलाधार चीज है, इसी को याद रखना, इसी के संदर्भ में बातें करनी है। क्लियर है? तो इतनी बातें होने के बाद 47 मिनट चर्चा करने के बाद आपको एक प्रश्न मिलता है जिसका अभ्यास आप लोग को करनी है। पहला प्रश्न है, इसके संदर्भ में देखिएगा, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के संवैधानिक स्थिति को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि संघवादी व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा करें। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और 250 शब्दों में उत्तर दे दीजिएगा। और इसका उत्तर कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है पेड ग्रुप का व्हाट्सएप चैनल बनाया गया DNA का, आप वहाँ भेज सकते हैं। इसके लिए आपको पेड ग्रुप पहले परचेज करना होगा, या तो ऐप पर आपको जब DNA का पैक परचेज कर लीजिए, चैट बॉक्स खुलता है, वहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप दोनों जगह भेजिएगा, रिव्यू करा दी जाएगी। सारी कॉपियाँ कल तक रिव्यू हो जाएगी। बहुत सी कॉपियाँ रिव्यू हो गई है, कुछ कॉपियाँ रह गई थी तो रिव्यू करेंगे। ये प्रोग्राम आपको कल लॉन्च कर दिया गया, इसके प्रोस्पेक्टस को, सिलेबस को कल लॉन्च कर दिया जाएगा, काम हो गया है, अंतिम दौर पर है। उसके अनुसार हम GS1 GS2 ऐसे के संदर्भ में क्लास आप लोग का लेंगे। जैसे PT के दौरान समाधान सीरीज के तौर पर लिए थे PT समाधान सीरीज, वैसे ही मेन समाधान सीरीज आप लोग के लिए लेकर आया गया है, जिसमें आपको प्रत्येक
संदर्भ में हम बात करेंगे। टॉपिक को कैसे बेहतर किया जाए, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को गूगल मीट में कवर किया जाएगा, PYQ को डिस्कस किया जाएगा और डेली होमवर्क प्लान किया जाएगा। उसमें आपका ऐड ऑन कराया जाएगा और ऐड ऑफ कराया जाएगा आपके टॉपिक को। तो यह स्टार्ट हो गया है 11 फरवरी से ही। जो भी बच्चे इंक्लूड होना चाहते इस प्रोग्राम में, अपने मेंस को ठोस आधार देना चाहते हैं, अंतिम समय में जो भटकाव होता है उससे दूर बचाव करना चाहते हैं, तो आप 499 पेड कीजिए। बहुत न्यूनतम फी है, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि व्यवस्था हमें भी चलानी होती है इसलिए। नहीं तो मेरा बस चले तो फिर ही सारी चीज़ें कर दो, पर एक व्यवस्था को चलानी होती, इसलिए मैं न्यूनतम फी लेता है। इतना रिच कंटेंट आप लोग उपलब्ध कर, पूरा यूट्यूब छान मारिएगा आप, बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे या न के बराबर होंगे जो आपको राजपाल के बारे में इतना विस्तृत जानकारी दी होगी। 40 मिनट का वीडियो एक कंसाइज टॉपिक पर कवर किए होंगे, हर एंगल से जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आप अपनी सफलता किसके साथ तय करना चाहते हैं, सफलता का स्वाद कितना जल्द चखना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो इसको आप लोग जिसको इच्छुक है ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम लोग सामर्थ्य और प्रवाह बैच भी चला रहे हैं, जिसमें मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम सामर्थ्य में चल रहा है, प्रवाह में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह आपको GS1 GS2 टेस्ट सीरीज के तौर पर है। आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप इससे जुड़ सकते हैं। दोनों का बैच प्राइस देख सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में लोग इससे जुड़ रहे हैं, लाभ ले रहे हैं। क्लियर है? अब इसका प्रोग्राम प्रोस्पेक्टस है जिसको रिवाइज किया जा रहा है। रिवाइज आपको 30 डे से किया जाएगा, 30 से रिवाइज हो रहा है। तो इसके आगे से हम लोग रिवाइज सिलेबस कल तक अवेलेबल करा देंगे और उसके बाद चीज़ों को उसी अनुसार से क्या करेंगे, लाभ लेंगे। क्लियर है? पंचायत एक दूसरा टॉपिक है, पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स, PDI इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, पंचायतों के सशक्तिकरण के दक्षिण का दबदबा बढ़ा, यूपी भी बड़ी छलांग लगाई है। देखिए, लगभग 10 वर्ष के बाद पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा जारी पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स PDI यह साफ दिखा रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी भी अन्य राज्य में पंचायत में काम करने के उल्लेखनीय वातावरण और संसाधन को उपलब्ध नहीं कराया है। अर्थात अभी भी पंचायत की स्थिति, तभी तो आप देखते हैं विपिन सर के द्वारा जो विवाद क्रिएट हुआ है, जो DM पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इसी का परिणाम है कि जो शासन व्यवस्था को नीति निर्धारक बनाया गया है वो अपने आप को प्रशासनिक महकमा का लाल फीताशाही का सर्वोच्च मान चुका है। और जो जनप्रतिनिधि जनता के हितों को लेकर बातें करना चाहता है, उस पर प्रशासनिक दायित्व, उसका पूरा इकोसिस्टम काम करने लगता है। तभी तो आप रैंकिंग में पीछे रहते हो। समझिएगा, यहाँ पर आपको यह तय करना होगा लोकतंत्र का मूलाधार क्या है, सेवा की आपूर्ति गुण क्या है, और हम जनता को सर्वोत्तम प्रशासन कैसे दे पाएंगे। इसी संदर्भ में आप जब ऐसे केस स्टडी पढ़िएगा तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ में आएगा क्यों बिहार का, क्यों और राज्यों की पंचायती व्यवस्थाएं पीछे है। रीजन उसके पीछे है कि हम उसे वो मौका ही नहीं देना चाहते जिसके आधार पर जनता जो ग्रामीण स्तरों पर है, जहां पंचायत स्तर पर अपना काम करना चाहते हैं, उसको वो अवसर मिल पाए। वहां पर प्रशासनिक लाल फीताशाही, केंद्र की राज्य की प्रशासन राजनीतिक प्रशासन काम करेगी, केंद्र की राजनीतिक प्रशासन काम करेगी। तो यहाँ पे यही मामला आता है। ओवरऑल छलांग के रूप में हम बात करें, पिछले स्थान पर कर्नाटक, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे में तमिलनाडु, चौथे पर महाराष्ट्र, पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। इस तरीके से देखिएगा ओवरऑल रैंकिंग में यहाँ बातें लिखी गई है, यहाँ पर रैंकिंग देख लीजिएगा। फ्रेमवर्क रैंकिंग में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। कैपेसिटी बिल्डिंग में तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम। अकाउंटेबिलिटी तय करने में, रैंकिंग करने में कौन है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल। अब देखिए, टॉप में तो कहीं बिहार नहीं है। जो बिहार की बात हो रही BPSC आप लोग देंगे तो यहाँ देखिएगा अंकों के आधार पर उच्च कौन है, मध्यम कौन है, निम्न कौन है। अब ध्यान है, असम और बिहार सबसे नीचे मिलेंगे, सिक्किम, उत्तराखंड आप देखने को मिल रहा है। इस तरीके से समझिएगा, जब 73वां संविधान संशोधन लाया गया था तो पंचायतों के क्या क्या अधिकार दे सकते हैं, इस पे ही राज्यों की गंभीरता से लिया। ऐसे में केंद्र यह तस्वीर तैयार करना चाहता था कि आखिर पंचायतों के सशक्तिकरण कि देश की वास्तविक स्थिति क्या है। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी पिछली रिपोर्ट करीब 10 वर्ष पहले अर्थात 2024 वर्ष बाद लाया, 2014 के बाद 2024 में आया।
इसके माध्यम से अध्ययन किया गया। इसमें फ्रेमवर्क, क्षमता वृद्धि, जवाबदेही अतिरिक्त पैमाने के रूप में शामिल किए गए। यह रिपोर्ट केंद्रीय पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर MP बघेल के द्वारा जारी किया गया, बघेल के द्वारा। अब ध्यान रखिएगा, 10 वर्षों में पंचायतों के इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सोच के देखिएगा, पंचायतों की क्षमता निर्माण में 10% सुधार हुआ है। परंपरागत तौर पर दक्षिण के राज्य ही अग्रणी रहते हैं, लेकिन अब इनमें उत्तर प्रदेश बेहतरीन काम कर रहा है। केवल एक राज्य आया है उत्तर का, पर सभी राज्यों को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। अब है कि पूर्वोत्तर का त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य भी अग्रणी सूची में शामिल है। तो इस तरीके से चीजें तो होंगी ना। अब बात करें PDI राष्ट्रीय औसत 2014 में, जहां 39.92% था, 43.89% हुआ। हालांकि कुछ बढ़ा है, पर उतना भी नहीं बढ़ा जिससे पंचायतों का सशक्तिकरण, ग्रामीणों का विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण का मुद्दा का समाधान के करीब पहुंच पाए। तो इस तरीके से ये मुद्दे के संदर्भ में समझिएगा कि हमको और भी बेहतर तरीके से धरातल पर भी केंद्रीकरण करने की आवश्यकता है, निर्णयों को पहुंचाने की आवश्यकता है, वित्तीय आवंटन करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है, अकाउंटेबिलिटी को तय करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है, ताकि हम और भी बेहतर तरीके से काम कर पाए। कुल मिलाकर यही सब बातें हो रही है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्वपूर्ण प्रणाली, जिसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनता को प्रशासन को भागीदार का अवसर देना। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम 1992 में यह लागू किया गया, जिसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको सब जानते हैं आप लोग। अब पंचायती राज व्यवस्था ऐतिहासिक विकास हम देखते हैं। प्रारंभिक दौर पर तो प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें प्रशासन मुख्य केंद्र हुआ करती थी। अकबर के शासन ग्राम प्रशासन संगठित प्रणाली थे। ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय स्वशासन कमजोर कर दिया गया, हालांकि प्रक्रिया तो था ही ना। ध्यान रखिएगा, हम एल्टन मेयो के संदर्भ में बात करें। आधुनिक भारत में हम बात करें तो रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें 1907 की बात करते हैं, प्रशासन ग्राम प्रशासन को मजबूत करने पर जोर दिया गया था। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें, स्थानीय स्वशासन के विचार पेश किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी स्थानीय स्वशासन शक्तियों की बात की गई थी। कुल मिलाकर यही है शुरुआत से लेकर आधुनिक भारत तक। जब हम 73वां संविधान संशोधन करके दर्जा दे देते हैं, तो यहाँ पर बातें होती है कि स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में हम बात करते हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति गठन करता, 3 स्तरीय प्रशासन की बात करता है। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय प्रशासन की बात करता है। 92 में 73वां संविधान संशोधन के बाद पारित करके इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है पंचायती राज को, जो आर्टिकल 40 के तहत हमारा क्या है, संविधान में पहले से ही लागू था। 1952 का संविधान जब लागू हो जाता है, 50 का लागू हो जाता है उस समय। तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्थाओं के ऐतिहासिक विकास के बाद प्रारंभिक दौर की बात करें तो भारत में, ध्यान रखिएगा, ये बातें चलती है। तो इसके बाद 1973 का जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के मुख्य प्रावधान में बात करते हैं, 3 स्तरीय प्रशासन की बात करती है, जहां पर पंचायती राज व्यवस्था की बात करती है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद जिला स्तर पर। हालांकि छोटे राज्यों जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां 2 स्तरीय प्रणाली की भी बात होती है, जहां पंचायत स्तर का स्थिति हट जाता है। क्लियर है? पंचायत समिति का स्तर हट जाता है, इसे याद रखिएगा। अब है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान जोड़े गए हैं। अनियमित चुनाव की बात करता है, आरक्षण की बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है, वित्तीय शक्तियों की बात करता है। 11वीं अनुसूची जोड़ा जाता है, जिसमें 29 विषय शामिल है। तो मुझे लगे हाथ बताइएगा 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है, जो नगरीय शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब पंचायती राज व्यवस्था संरचना की बात करें तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बात करें तो ग्राम पंचायत में ध्यान रखिए, ग्राम प्रधान सरपंच होगा, 5 सदस्य ग्राम सभा के द्वारा चुने जाएंगे। कार्य होगा इसका जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास योजनाओं आदि क्रियान्वयन करना। पंचायती समिति क्या होगा, पंचायत जो ब्लॉक स्तर पर होते हैं, ब्लॉक और तहसील स्तर पर कार्यरत होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। गांव के लिए सरकारी योजनाओं का संचालन करना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा से संबंधित कार्य करना, इसी के अनुरूप बड़ा कार्य करेगा। जिला परिषद जिले के सभी पंचायत समितियों से मिलकर बना होता है, जिला प्रमुख कहलाएगा। अब ध्यान रखें, समग्र ग्रामीण जिला स्तर पर योजनाओं को निर्माण करना, क्रियान्वयन करना इसका मुख्य काम होता है। तो यह संरचना के स्तर पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें उनकी समितियों की सिफारिश कौन कौन किया था, तो इसे भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति याद रखिए 1957 के द्वारा 3 स्तरीय पंचायत समिति की, अशोक मेहता 2 स्तरीय समिति की, ग्राम पंचायत और जिला परिषद। राजनीतिक दलों में पंचायत चुनाव के भाग लेने की अनुमति यह देता है कि हर राजनीतिक दलों को भी दिया जाना चाहिए ऐसा, पर यह माना नहीं गया। 73वां संविधान संशोधन में राजनीतिक पार्टियां नहीं लेती है इसके ऐसे प्रावधान। हालांकि ध्यान रखिए तो लोग जुड़े ही रहते हैं ना,
इतना भी बाइफरकेट नहीं किया जा सकता है। फिर वही जे के समिति 1986 की बात करें तो यहाँ पर अधिक शक्तियाँ देने की बात करें। जिला परिषद ग्रामीण विकास में मुख्य निकाय के तौर पर बात करता है ग्रामीण विकास जिला परिषद की। एल सिंधवी समिति 1986 पंचायती राज संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। पंचायती जो ग्राम पंचायत है अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने की बात करता है। तो इस प्रकार की समितियाँ क्या करती है, हमेशा बात कर रही है कि हमको ग्राम स्तर पर व्यवस्थाओं को लाना चाहिए। हालांकि 73वां संविधान संशोधन जब आता है 1992 में यह स्थिति तय की जाती है कि महत्वपूर्ण प्रावधान के साथ इसे लागू किया जाए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। तो जब 1992 में लागू होता है लोकल स्थानीय स्वशासन अर्थात लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें, गवर्नेंस की बात करें, तो यहाँ ध्यान रखिएगा भाग 9 के तहत जोड़ा गया 243 से 243 ओ तक, जिसमें मुख्य की हम बात करें, बाकी आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, उपलब्ध करा दिया जाता है। यहाँ पर ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा पंचायती राज का मूल आधार होगा। गांव के सभी पंजीकृत मतदाता इसके सदस्य होंगे। ग्राम पंचायत योजनाओं और विकास कार्यों के लिए स्वीकृति देने के अधिकार प्राप्त होंगे। इसे ग्राम सभा के संदर्भ में बात करेंगे। पंचायतों के कार्यकाल और चुनाव की बात करें तो 243 ई से लेकर 243 के तक प्रत्येक का कार्यकाल कितना होगा, प्रत्येक पंचायत का 5 वर्ष होगा। पंचायतों के नियमित चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग केंद्र के द्वारा नहीं किया जाता, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, इसके द्वारा किया जाता है। अब ये पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीना के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। आरक्षण की व्यवस्था भी दी गई है 243 डी के तहत, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और OBC के लिए आरक्षण दिए गए। महिलाओं को 33% आरक्षण दिए। कुछ राज्यों में 50% सीटें भी आरक्षित की गई। तो उन राज्यों का नाम थोड़ा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, किन किन राज्यों के द्वारा 50% आरक्षण दिया। सबसे पहले किस राज्य के द्वारा दिया गया है, उसे मुझे बताइएगा। सभी श्रेणियों के प्रावधानों और अध्यक्षों के पदों के लिए आरक्षण भी लागू किए जाते हैं। आरक्षण तो यहाँ पर सीट वाइज भी आपको आरक्षण दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी के तौर पर अनुच्छेद 343 जी को देखते हैं तो पंचायतों को स्थानीय प्रशासन विकास कार्यों को लागू करने की शक्ति दी जाती है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया, जैसे कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़क परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, इस प्रकार के विषय शामिल है। और भी विषय है तो इसे देखने की आवश्यकता है। वित्तीय प्रशासन की बात करें तो 243 एस से 243 आई तक, जहां पर पंचायतों को कर, शुल्क और अनुदान लगाने की शक्ति दी जाती है। जो लोकल स्तर पर होते हैं ना, हाट आप देखते हो वहां पर चुंगी कर लिया जाता है, ये सब चीजें लिया जाता है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो 5 वर्ष के बाद पंचायतों को वित्तीय संसाधनों की समीक्षा करता है। वहीं राज्य चुनाव आयोग 243 का के तहत पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और राज्य के सरकार के द्वारा किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे, जैसे केंद्र में रहता है। चुनाव आयोग हमारा किसी भी केंद्रीय हस्तक्षेप से मुक्त माना जाता है, वैसे यहाँ भी होता है। न्यायिक समीक्षा, ध्यान रखिएगा, 243 ओ के तहत पंचायतों के गठन और चुनावों के संबंधित कोई भी मामला केवल न्यायालय द्वारा ही सुना जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से न्यायिक समीक्षा का प्रावधान दिया गया ताकि स्वतंत्र व्यवस्था अपनाई जा सके। पंचायती राज व्यवस्था चुनौतियां क्या है तो याद रखिएगा, वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव है, भ्रष्टाचार को प्रबंधन देखने को मिलता है, तकनीकी दक्षता की कमी देखने को मिलती है, राजनीतिक हस्तक्षेप कम रहता है, जन जागरूकता की कमी होती है, जिसके कारण पंचायतों का अभी भी सशक्तिकरण नहीं हो पाया, उतना विकसित नहीं हो पाया इनकी धारणा जितनी होनी चाहिए संभावना व्यक्त की गई थी। तो इस तरीके से समझें, इसमें हमको सुधार करने की आवश्यकता। पंचायतों को प्रभावी बनाने का सुझाव क्या है, ये भी ध्यान रखिए। वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ग्राम पंचायत डिजिटल बनाया जाना चाहिए, ग्राम सभा की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों नियमित प्रशिक्षण दिया जाए जिससे आधुनिक प्रशासन तकनीकों सीखी जा सके। सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की बात है कि पंचायतों अधिक अधिकार और ऋण दिए जाए। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, समझनी चाहिए। क्लियर है। देखिए, इस टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा कि संसद के अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की शक्ति है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद का एक बैठक था जहां पर विवादित टिप्पणी आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर यादव जी की मुश्किलें देखने को मिली, जहां पर राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ जी के द्वारा जस्टिस यादव को हटाने के लिए 55 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त होने का जिक्र किया और संवैधानिक रूप से हाई कोर्ट न्यायाधीश को हटाने का मामला संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायाधीश शेखर यादव पिछले 20 वर्ष जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भाषण देने के दौरान विवादित टिप्पणी देते हैं कि उसके बाद
13 दिसंबर को राज्यसभा में विपक्षी दलों के 55 सदस्यों के हस्ताक्षर कर जस्टिस यादव के पद को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में सभापति को भेजा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को सिर्फ संसद में महाभियोग प्रक्रिया के जरिए ही पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में 100 सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव होना चाहिए, राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षरित प्रस्ताव नोटिस में होना चाहिए। अब राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति धनखड़ जो सभापति है जगदीश धनखड़ जी द्वारा जस्टिस यादव हटाने के 55 सदस्यों का हस्ताक्षरित नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ और वो नोटिस लंबित अभी फिलहाल है, ध्यान उनके पास लंबित है। संवैधानिक रूप से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार किसी भी स्थिति में संसद और राष्ट्रपति में ही निहित है। अब ये बातें आती है, सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध जानकारी से प्राप्त इनपुट का ध्यान रखते हुए ये सब बातें हुई, यह बातें चल रही है, सभी चीजें चल रही है। तो सांसदों ने जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की बात करते तहत संविधान के अनुच्छेद 218 के तहत जस्टिस शेखर को पद से हटाने का नोटिस भेजा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चर्चा क्यों होता है, यहाँ पर चर्चा समझिएगा सत्ता का अभ्यास के दौरान कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे समझने की आवश्यकता है। तो आप किसी भी बाध्यता से बाहर होकर काम नहीं कर सकते। संविधान महत्वपूर्ण बाध्यता है, उसी के परिप्रेक्ष्य में काम करने की आवश्यकता है। तो आपको अपने पद पर रहते हुए आपको ऐसे कार्य वचन ऐसे कार्य गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिसके मामले में संविधान का उल्लंघन हो। इसी परिप्रेक्ष्य में चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस संदर्भ में देखिएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जो प्रोसेस है, ध्यान रखिए संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है, जो अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 217(a)(b) हाई कोर्ट में के तहत निहित है। ध्यान रखिएगा 124(4) में और 217 का ए का कौन सा ऑब्लिक है, बी ऑब्लिक में आपको यह दिया गया है, जहां पर इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिए सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संवैधानिक प्रावधान 124(4) और 124(5) के तहत अब जब हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता सिवाय राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग इम्पीचमेंट प्रक्रिया को पूरी न कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में उसे नहीं हटाया जा सकता। जब तक यहाँ प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई हो तब तक आप ये सब काम नहीं कर सकते। क्लियर है। दूसरी बात, न्यायाधीश को केवल दुर्व्यवहार या मिसबिहेवियर या अयोग्यता अर्थात जो आप काम नहीं करने की क्षमता होती है उसके संदर्भ में ही हटा सकते हैं, और तीसरा कोई आधार नहीं है। केवल दुर्व्यवहार, अयोग्यता अर्थात संविधान के संदर्भ में जो योग्यता निर्धारित की उसके संदर्भ में। अब इस संबंध में संसद के न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 जज जो इंक्वायरी एक्ट है 1968 पारित किया गया था, उसी के संदर्भ में बातें देखने को मिलती है। क्लियर है। हटाने की प्रक्रिया क्या है, संसद में प्रस्ताव पेश करना होगा। तो संसद में किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव पेश करना होगा। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन प्रस्ताव लाया होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। पहले तो यही नहीं रखा जाएगा प्रस्ताव, अगर इसको जब पूरा कर लेते तब आपका प्रस्ताव संसद के पटल पर रखा जा सकता। जांच समिति का गठन होगा। जब ये हो जाएगा तो जांच समिति गठित की जाएगी। संसद अध्यक्ष लोकसभा, जब लोकसभा में यह लाया गया हो, राज्यसभापति अर्थात राज्यसभा में जब लाया गया, 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन करते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे और एक वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ध्यान रखिएगा, जांच और रिपोर्ट के संदर्भ में क्या होगा, समिति आरोपों की जांच करती है और रिपोर्ट संसद को सौंपती है। यदि रिपोर्ट में न्यायाधीशों को दोषी पाया जाता है तो संसद उस पर बहस होती है और संसद में मतदान होगा, और संसद दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति से मंजूरी दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, तो उसे पद से हटना पड़ता है। और ध्यान रखिए यह एक ही कार्यकाल में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस कार्यकाल की चीजें अगले कार्यकाल में जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रक्रिया के अपनानी पड़ती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सेम है 217 के तहत, 1B के तहत, 218 के तहत। ध्यान रखिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह ही है। अब यहीं पर प्रक्रिया ध्यान रखिए, महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट संसद की पूरी की जाती है। जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने, वही सेम प्रावधान हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, बस आर्टिकल अलग अलग है। क्लियर है। अब तक हटाए गए न्यायाधीशों की स्थिति में बात करें तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। हालांकि
आरोप लगाए जाते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जस्टिस बी रामास्वामी 1993 सुप्रीम कोर्ट में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, सरकार इसके लिए मतदान से दूरी बनाई रखी। इस तरीके से देखिएगा मामला आया है, पर क्या हुआ, अभी तक महाभियोग लगाया नहीं गया। पर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं महाभियोग के जब न्यायिक स्वतंत्रता को स्थापित करने में न्यायाधीश के द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में जब अपनी सीमा का उल्लंघन हो जाता है, तो इस स्थिति में क्या उनको पद से हटाया जाना चाहिए, तो उसकी समीक्षा आपसे की जा सकती, पूछी जा सकती। क्लियर है? हटाने की प्रक्रिया संबंधित आपके प्रावधान पूछे जा सकते, तो इसको अच्छे से कवर करने की जरूरत है। अब चलिए एक टॉपिक और है जिसमें हम देखते हैं कि मौद्रिक नीति जो समिति है उसने खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिए सिफारिश कर रही है, जिसमें प्रयास कर रही है। तो अभी हाल ही में देखे होंगे कि मौद्रिक नीति जो समीक्षा की गई है, तो अर्थशास्त्री भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी किताब आई डू व्हाट आई डू, एक किताब लिखते हैं, उसमें कुछ बातें करते हैं जिसमें मौद्रिक नीतिकारों के सामने एक बड़ी चुनौती का जिक्र करते हैं। यह चुनौती है तीव्र विकास के लिए अधीर जनता को समझना या समझाना कि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ स्थिरता सुनिश्चित करना बड़ी प्राथमिकता होती है, कि आर्थिक समृद्धि भी साथ साथ हो और उसकी स्थिरता भी बनी रहे। तो हम सुनिश्चित कैसे करेंगे, इसके लिए उनके द्वारा बातें की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, तीव्र समृद्धि अर्थात देश का तीव्र विकास हो सके, व्यक्ति का तीव्र विकास हो सके, सुदृढ़ विकास हो सके, रास्ता आर्थिक स्थिरता के माहौल में ही तय किया जा सकता है, अर्थात इन्फ्लेशन ना हो, अर्थात उतार चढ़ाव ना हो, उसी स्थिति में ही तय की जा सकती है। अब जो सप्ताह के गत फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति जो समीक्षा बैठक में निर्णय लिए गए, उसकी चुनौती से निपटने का प्रयास किया गया। बातें क्या की गई, इसको हम रखिएगा कि यहाँ पर आरबीआई के जो नवनियुक्त गवर्नर है संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की आपको पहली और मौद्रिक वित्त वर्ष की यह अंतिम बैठक है। ध्यान रखिएगा, तो इस समय देश के आर्थिक पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक माहौल समान से भिन्न है। भारत की सरपट दौड़ती आर्थिक वृद्धि थोड़ी कमी हुई है। आप लोग आकलन में विभिन्न आर्थिक जो मंच है उसके द्वारा जो आकलन किया जाए, उसमें कुछ रेट घटाया गया वृद्धि दर को, है ना। तो उसमें रुपये की गिरती, बाजार की स्थिरता की बढ़ी हुई, वित्तीय बाजार की स्थिरता भी बढ़ी हुई है। देखते हैं डेली बाजार गिर रहा है, घट रहा है, यह है समस्या। रुपये की गिरती कीमत भी आपको देखेंगे, हाल में डॉलर मुद्रा आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, वहाँ भी विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से कमी आई, जो वृद्धि हुई थी वो भी कमी, क्योंकि मुद्रा हमारा मूल्य घट रहा है। तो इस तरीके से देखिएगा, साथ ही साथ ट्रम्प के आने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई वैश्विक स्तर पर, उसका प्रभाव भारत पर भी दिख रहा था। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिद्दी मुद्रास्फीति कमी तो आई है, लेकिन क्रय शक्ति अभी भी उतनी तेजी से देखने को नहीं मिलती। अर्थात लोगों के पास पैसा ही नहीं तो कहाँ से सामान खरीदेंगे या इन्वेस्ट करेंगे कहीं, तो उपभोग और खपत में कमी के रुझान देखने जा रहे हैं। तो अमेरिका नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन वैश्विक नीतियों का अनिश्चितता का माहौल बना रखे हैं। अनिश्चितताओं और चुनौतियों में इस दौर में ऐसी नीतियां अपेक्षित है जो वृद्धि की रफ्तार दे सके, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प पूरा करने में सहायक हो। इस माहौल को देखते हुए आरबीआई अपने लक्ष्य में आर्थिक वृद्धि के ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता को बनाए रखने की बात करेगा, उसके लिए काम करेगा, नीति बनाने का प्रयास करेगा। तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती की गई है, जिससे रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% आ गई। इसका अर्थ यह है कि इससे लोगों के पास पैसे आएंगे तो तरलता बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में निवेश बढ़ेगा, निवेश की क्षमता बढ़ेगी, इससे लोगों में रोजगार क्रिएट फिर से होगा, डिमांड्स क्रिएट होंगे, तो सप्लाई करने की चेन डेवलप हो जाएगी। तो यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब वहीं हम बात करें, जब बैंक दर 6.50% हो गई है, आरबीआई अपने संकल्प के कारण कहना चाहता है तटस्थ और मौद्रिक नीति रुख जारी रखना चाहता है, ताकि समृद्धि को बनाए रखे, उसे समर्थन दे सके, उसके लिए जो लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। कुल मिलाकर बात करें, लक्षित दायरे में आती मुद्रास्फीति जानना दिलचस्प होगा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति के अंतिम समय बढ़ावा देने के लिए केंद्र और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क समझौता जो पर 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षर हुए थे कि आगत सहनीय मुद्रास्फीति लक्ष्य के तहत औपचारिक रूप से कितना अपनाया जाएगा, अर्थात हम कितना सहनशील बना सकते हैं मौद्रिक स्थितियों को। तो तात्पर्य महंगाई को सहनशील सीमा तक बनाए रखना है। उसके बाद मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धि का ध्यान रखना है,
यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो इस तरीके से हम किस तरीके से हम क्रियान्वयन कर पाएंगे ताकि हेल्पलाइन मौद्रिक जो हेडलाइन मौद्रिक स्फीति है, मुद्रास्फीति, कच्चा आंकड़ा, इस तरह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार तैयार किया जाएगा। इस तरीके से चीजें बदलेगी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रय शक्ति को इंपॉर्टेंट बनाए रखना है। इस तरह घरेलू वैश्विक आर्थिक माहौल को भी बना कर रखना है। जैसी स्थितियां बदल रही है, जैसी स्थितियां बदली है, उस संदर्भ में हमें अपने आर्थिक समृद्धि को कैसे सुचारू बना सके, उसे जारी रख सके, ये सब सारे मुद्दों का समाधान किया जाना चाह रही है वो जो बैठक होगी। तो चिंता बहुत है, समस्या का समाधान ढूंढना है, लोगों का पैसे हाथों में भेजना है। तो उसके लिए किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जब मौद्रिक समिति का समीक्षा हो जाएगा तो हम उस पर अलग से विशेष चर्चा करेंगे। ध्यान रखिए, तब तक इस लेख को एक बार पढ़ के रखिएगा ताकि चीज़ों को समझ सके, जब आए आगे तो इसका आकलन कर सके। क्लियर है? चलिए लास्ट टॉपिक आज कवर करेंगे, सिमटती जिंदगी। यह कहने का अर्थ है, इस एडिटोरियल में आपको सीधा से समझना है कि जब हम बात करते हैं समाजवाद की तो हम व्यापकता की बात करते हैं ना, व्यापकता की बात करते हैं या संपूर्णता की बात करते, संपूर्ण लोगों तक पहुंचने की बात करते हैं। अर्थात यहाँ पर हम एक में न होकर सभी में होने की बात करते हैं, सभी में होने की बात करते हैं। सिंपल सा अर्थ यही है। तो जब सिमटती जिंदगी है तो कहने का अर्थ क्या है? देखिए, इस लेख को पढ़िएगा तो क्या होगा कि यहाँ पर स्थिति के अनुसार दर्शाया गया, ठंड की स्थिति को दर्शाया गया, जिसमें ठंड में अपने स्वभाव की बात की गई। हम स्वभाव से कैसे अपने आप को पहले प्राथमिकता दे रहे। ठंड की तीव्रता मार लोगों को भले वैश्विक तापमान उथल पुथल का असर है, पर वास्तविकता यह है कि हमारे भीतर ठंड लगातार विचलित कर रही है। हमारी संवेदनाएं इस तरह है, उसी तरह ठंड केवल खुद तक ही दिखते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति खुद को पहले प्राथमिकता देता है, उसके बाद दूसरे व्यक्ति को देता है। एक ठंड को आधार बनाकर, ठंडे मौसम को आधार बनाकर व्यक्ति के स्वभाव का आकलन इस लेख में किया गया। हम फुटपाथ पर बच्चों को किस हाल में देखते हैं, ठंडे में रहते हैं, फिर भी हम बाहर से होते हुए निकल के चले जाते हैं, उनका देखते नहीं है। आंचल का सहारा होता हुआ ठंड में बचने के लिए उसकी माँ आंचल का सहारा देती है। तो आपको याद आता प्रेमचंद की कहानी पूस की रात, हल्कू एक कुत्ते के सहारे ही रात काट लेता है। ऐसे में हल्कू क्या करता है, हमारे आसपास ही है। जब भी पूरे शिद्दत के साथ ठंड का सामना करने निकलते हैं तो ठंड भी उसी के बारे में इनकी हिम्मत आगे सिहर जाती है। ऐसे लोग दिन किसी भी तरह निकल जाता है। कहने का मतलब जो प्रेमचंद जो अपने दौर में समाज का आकलन कर रहे थे, वही स्थिति वर्तमान में भी है। हालांकि ध्यान रखिएगा, लोगों में जिस प्रकार से आय वृद्धि हुई है, दान पुण्य करने की प्रवृत्ति कम हुई है। लोग दूसरे के साथ सहभागी जिंदगी जीने की प्रवृत्ति कम हुई है। अपने सेल्फ, पश्चिमी सभ्यता के एवज में अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए काम करने लगे कि हम सुख रहेंगे तो दुनिया सुख रहेगी। ऐसी बात धारणा विकसित हो गई। इसीलिए आप देखते होंगे पार्टियां बढ़ गई हैं। इसीलिए देखते होंगे कि आप लोगों के आपसी संबंधों को बेहतर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। पर आप जब दूसरे समाज का आकलन करते हैं कि आप एक तरफ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, वहीं बाहर आपका उस इवेंट मैनेजमेंट के बाहर आपका इंतजार कोई गरीब गुरबा कर रहा है, जिसमें उसको आपकी आवश्यकता ज़्यादा। आप सक्षम हो गए तो आपका दायित्व बन जाता है 4 असक्षम व्यक्तियों का आकलन करना। समझ में आ रही बात है? उसके निर्वहन के लिए कार्य करना। तो जब तक आप अपने आधारों में लोगों को शामिल नहीं कीजिएगा तो आप सुख नहीं रह पाइएगा, आप अधिकतम सुख की प्राप्ति नहीं कर पाइएगा। केवल अपने सुखों के बारे में सोचिएगा, अपने लोगों के सुखों के बारे में सोचिएगा। तो वैसी स्थिति होगी जब आपका घर जलेगा, वैसी स्थिति में जब आपका घर जलेगा तो पड़ोसियां आपके उस आग में रोटी सेकेंगे। सीधा समझिएगा। और उस आग में जो रोटी बनेगा उसका स्वाद उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको कष्ट होगा, देखो मेरे आग लगा, हमारे घर आग से रोटी सेक रहा। तो संभावना यही बनी रहती है कमोवेश। हाँ, मात्रा में अंतर हो सकता है, वैसे ध्यान रखिएगा। आपको यह समझना होगा कि हमें किस संदर्भ में अपने जीवन का आधार देना है। हम स्वयं तक बने रहेंगे या अपने आधारों को व्यापक बनाएंगे, उसको अपनी जिंदगी को अपने स्तर तक सिमेट कर रखेंगे या उसको व्यापक आधार देंगे। जैसे विभिन्न एग्जाम्पलों के तहत हम समझ सकते हैं, जैसे मदर टेरेसा का इनका नाम ले सकते हैं आप, पूर्वोत्तर में राजा राम मोहन राय का नाम ले सकते हैं, पूर्व में और भी बहुत से, विवेकानंद का नाम ले सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का नाम ले सकते हैं। इस तरीके के बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन के एवज में दूसरे के जीवन की महत्ता दी।
तो दूसरे के जीवन को महत्ता दी, तो हमें उसे याद है ना। अभी हम वर्तमान में बात कर ले, इसे मालाजाई का नाम ले सकते हैं ना। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का प्रयास किया, उसके बाद जो चीज़ें घटी उनको नोबेल पुरस्कार मिला। कैलाश सत्यार्थी की बात कर सकते हैं, उन्होंने भी ऐसी बातें की। तो ध्यान रखिएगा, जब तक अपने व्यापकता को आधार नहीं दीजिएगा तो आपको सार्वजनिकता भी नहीं मिलेगी, विश्व आपको समझने का प्रयास भी नहीं करेगा। तो इसी से संदर्भ में यह लेख के कुछ अभ्यास है, जिसको प्रश्नों का अभ्यास कीजिएगा। जैसे अपना पेट भरे फिर औरों का फिक्र क्या। जब अपने संदर्भ में रहिएगा ना तो औरों का फिक्र नहीं कर पाइएगा, और जब तक औरों का फिक्र नहीं करे, दूसरों का फिक्र नहीं करिएगा, तो आपका सामाजिकरण नहीं हो पाएगा। तो आप जीवन में जन्म लेंगे, अपने पूर्ति करेंगे और मर जाएंगे, चार कंधे की व्यवस्था भी नहीं ढंग से कर पाइएगा। तो एक याद रखिएगा, एक एक्टर है नाना पाटेकर, नाम सुनेंगे उनका, बहुत मूवी देखेंगे। उनका एक कोटेशन बहुत मुझे पसंद है, हम क्या लेकर आए, हमको बस 7 मन लकड़ी का इतना ही जुगाड़ अपने जीवन में करके जाना है, 7 मन लकड़ी। जिसमें मेरा वो लकड़ी कैसी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, जो मुझे जला दे तुरंत। ऐसे नहीं कि वो कच्ची होगी और उससे धुआं निकलेगा और आस पड़ोस के जो लोग हमारे आएंगे उनके आंखों में जाएगा और आंसू बहेगा। ये झूठी भावना होगी, देखो मेरे लिए रो रहा है। कितनी बड़ी कल्पना उनके द्वारा की गई, सोच के देखिए। हम वैसे संकल्पनाओं को जन्म दे सकते हैं जहाँ पर हमारी समझ इतनी विकसित होनी चाहिए, जहाँ पर हमारी ज़रूरत की चीज़ें केवल उतनी ही हो, बाकी सार्वजनिक लोगों के लिए होनी चाहिए और लोगों के लिए होनी चाहिए। अगर हमारे पास मान लीजिए 2 लाख रुपए इनकम है, तो मेरी ज़रूरत कितनी, उसको छोड़कर बाकी ज़रूरतों दूसरों की पूर्ति की जानी चाहिए। ऐसी बातें उनके द्वारा की जाए। ये बहुत ही व्यापक धारणा है, जिसको हमारा प्रथम दायित्व है। हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है, आपका धर्मशास्त्र ही कहता है कि नैतिकता के स्तर पर सार्वजनिकता की मूल धारा रखनी चाहिए या नींव तय करनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना, अपनी धोती संभाल फिर दूसरों की क्या बात। आप अपनी ही धोती केवल संभालते हैं, विपत्तियों में केवल अपनी धोती देखने का प्रयास करते हैं, अपनी ही धोती को साजे संवरते हैं, ब्रांडेड करने का प्रयास करते हैं, और दूसरी की क्या बात कर रहे हैं। दूसरी फटा हुआ है, मरे वाला है, पूस की रात वाला कॉन्सेप्ट हो, या इसी प्रकार अग्नि रात की बात हो, या जर्जर तिरन की बात हो, सभी जगह आप देखते होंगे गरीब गुरबा के लिए कोई धोती नहीं खरीदता है। कहने का अर्थ है उसको संपूर्ण न्याय दिलाने के लिए, संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र दिलाने के लिए, उनको उनकी वास्तविक स्थिति जो जीवन का है उससे मानवाधिकार दिलाने के लिए कार्य नहीं करता है, पर केवल अपनी धोती की बात है। अपनी पर जब आ जाए तो आप मानवाधिकार की बात करेंगे, आप मौलिक अधिकारों की बात करें, आप सरकार से लड़ जाइएगा, प्रशासन से लड़ जाइए, क्यों मुझे नहीं मिला। पर जब वही दूसरे आपके आपके गाड़ी के शीशों के झांक के जब बाहर देखते हैं, कोई बच्ची आपसे 2 रुपये मांग देती है, तो आप ये बोलते हैं, मैं भी ये मानता हूँ कि वो गलत धारणा है, नहीं देनी चाहिए, पर उसको क्या विकल्प देते हैं आप सोच के देखिए। ज्ञान तो बहुत बड़े बड़े दे देते हैं कि नहीं, पैसे लेते हैं लोग, चरस खाते हैं, गांजा पीते हैं, ये सब वो सब करते हैं। क्या उसका पुनरुत्थान के लिए आपने कुछ काम किया। आप अगर आपके इनकम मान लीजिए आप अधिकारी, बड़े अधिकारी बन गए, तो आप कितने लोग, अभी एक महिला ने, टीचर ने बेहतर उदाहरण दिया, अपना प्रथम जो महीना का वेतन था वो सारे स्कूल के बच्चों को बैग दी। अब सोच के देखिए, आप प्रथम वेतन मिलेगा तो आप क्या करते हैं, अपने माँ पिता की इच्छाओं की पूर्ति करते, दोस्तों के साथ पार्टियां उड़ाते हैं। पर उस बच्ची ने क्या किया, जो गरीब गुरबा बच्चा था उसको अच्छे बैग दी, ताकि वो सामान झोलों में न लेकर आए, बैग किताबें झोलों में लेकर आए, भीग न जाए। तो ये कहीं अच्छा बेहतर विकल्प है। छोटे छोटे प्रयास क्या करते हैं, ऐसे अनगिनत प्रयास है, फिर भी हम और आप जो अधिकतर संख्या में वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते। जो केवल स्वयं के लिए सोचता है वही समाज से कट जाता है। आप देखते हैं लगातार ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलता है। जो व्यक्ति अपने बारे में केवल सोचता है, वो पुरुष और महिला जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो परिवार से भी कटता है, समाज से भी कटता है। तो ऐसी भावना हमेशा आपको क्या करता है, एकांगी बना देता है, बहुआंगी नहीं बनाता है। तो एकांगी व्यक्ति का जीवन केवल अपने ही इर्द गिर्द समाज के साथ हो जाता है। अपना ही व्यक्तित्व उसको दिखेगा सबसे बेस्ट, अपना ही व्यक्तित्व उसका, अपना ही कार्य सबसे दिखेगा। तो यह समाजीकरण के प्रभाव में कहीं कहीं नहीं क्या होता है, आघात पहुंचा देता है। अपनी नाव पार लगे, दूसरे की डूबते रहे, यह भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। हर में अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास रहता है। मेरा काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, कॉन्सेप्ट यही लेके आता है। तो यहाँ पर अपनी नाव पार लगने की बात करते हैं, हम किसी तरह पास कर जाए। अरे भाई क्यों पास करोगे तुम,
तुम्हारा भी दायित्व है, तुम्हारे ग्रुप में बहुत से लोग हैं जो जो नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप उसका हेल्प कर सकते हैं। ग्रुप में बहुत सी चीज़ें होती है, इसको आधार समझिए। अब केवल सोचते हैं कि आपका फाइट आपके पास वाले की चीज़ों के साथ है, वो नहीं है। आपका फाइट आपके साथ है। आप कितना बेहतर कल दे पाओगे लोगों को। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके रहने से अगर दुनिया खूबसूरत हो रही है तो आप सफल है। आपके होने से दुनिया बदसूरत हो रही है तो आप असफल है। एक ही आधार है सफलता असफलता, बाकी सारी चीज़ें बोनी है। इसे कोई याद रखिएगा। आप कितने बड़े पद पर चल जाए, उससे दुनिया खूबसूरत हो ही नहीं रही है, तो आप क्या कर लीजिए वैसे तरक्की से। और आपके सफल नहीं हुए, बड़े बड़े पद पर नहीं गए, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बने और हमने बहुत से लोगों का हेल्प कर दिया, हमारे मरने के बाद लाखों लोगों की भीड़ हो गई, तो मेरा जीवन सफल हुआ ना। और आप दो कंधे चार कंधे की व्यवस्था नहीं कर पाए। अब मरे तो चार लोग गाली भी दे रहे, देखो फलना ठीके मर गया, चिलना ठीके मर गया। बहुत लोग घूस लेता था, बहुत बहुत प्रताड़ित करता था हम लोगों को, गांव में आने जाने नहीं देता था। देखते हैं ना, गांव के चौराहा पे एक बुढ़वा को बहुत गाली दिया जाता है, वो बुढ़वा भले मर गया, और कोई कोई बूढ़ा को बोला "अरे दादा मर गए, हमको नहीं मरना चाहिए"। कहीं भी रहे लोग आते हैं उनके पास। तो ये चीज़ समझिए, अपना नाव पार नहीं लगाना, दूसरे के नाव को भी अपने नाव पर दूसरे लोगों को भी बैठाना। स्वार्थी की दुनिया उसके ही चारों ओर घूमती है, तो यही कॉन्सेप्ट है। जो केवल अपने बारे में सोचता है, यही बातें करता है, उसी के संदर्भ में दूसरों के लिए जलने वाला दीपक सच्चा प्रकाश फैलाता। आप सोच के देखिए, कैलाश अर्थार्थी, मलाला यूसुफजई, या तो हम मदर टेरेसा, राम मोहन लोई, सॉरी, राजा राम मोहन राय, इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। और उसे ही हम बहुत से अन्य लोगों का एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्तमान में बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पर रतन टाटा का नाम ले सकते हैं आप, जो हाल ही में जिनका देहांत हो गया। उन व्यक्तित्व का आप आकलन कीजिएगा। वो अपने लिए जल रहे थे, दूसरे के लिए जलते थे, और जलते जलते मर गए। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कुछ लोग जिंदा हैं, अभी मत सोचिएगा मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी मर गए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर समझिएगा, दूसरे के जलने का ही हमेशा क्या होता है, प्रकाश कीजिए। देखिए, आप एक कहावत सुनिएगा कि आप इम्पोर्टेंट, आपका जो अंदर का ज्वलन है, जो जीव है, जो जलता है, प्रकाश करता है, वो आप तक ही सीमित रह गया, तो फिर क्या ऐसा जीवन मानव जीवन में लेने के लिए। जानवरों में जन्म लेते हैं, कुछ नहीं पता चलता, तो जानवरों में भी रहता, जानवरों का एक गुण होता है ना, वफादारी होती है, ईमानदारी होती है। तो ये चीज समझिएगा। जो सिर्फ अपने लिए जिए, दूसरे दुनिया के जल्दी भुला देते, ये भी कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। जो संदर्भ यहीं से सारी चीजें निकलती है। तो केवल अपने लिए जीना सीखिएगा, तो दूसरे के व्यापकता को समझ ही नहीं पाएगा, समाज की संदर्भता को समझ ही नहीं पाएगा। एकल एकांत के जीवन जी कर आइएगा, काम कीजिएगा, स्वच्छ पूर्ति कीजिएगा, मर जाइएगा। चार कंधे आपके परिवार के होंगे। दूसरे, अगर एक चीज याद रखिए जीवन में, जब आप मर रहे हो, जब आपका अंतिम दौर है, और बाहर के लोग आपके आपके शरीर को, आपके अर्थी को कंधा ना दिया, तो आप समझिएगा सफल नहीं है। आपके घर वाले तो देंगे ही ना, घर परिवार रिश्तेदार। जब आपके अर्थी को, जब आपके जनाजे को दूसरे लोग, जो आपके परिवार के ना हो, जो आपके सगे संबंधी ना हो, उसके बाहर के लोग अगर कंधे देने आ गए, तो सोचिएगा जीवन में आपने सफलता प्राप्त कर ली है, आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अगर ऐसा कर पाते हैं तो बेहतर कार्य कीजिए, अन्यथा स्वयं की इच्छा से जीवन नहीं जी जा सकती है। वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर पहुंचेगा। नहीं तो बहुत से ऐसे अधिकारी, अभी हाल ही में घटना देखे हुए, एक आईएएस को एक कंडक्टर ने थापड़ मार दिया। वो वीडियो वायरल हुआ, क्यों मारा होगा सोच के देखिए, कभी आकलन कीजिएगा, सोच के देखिए। हालांकि इसके दूसरे भी पक्ष है, पर इसका एक पक्ष ये भी है कि व्यवहार इंपॉर्टेंट है। तो इस सब चीज़ों को समझिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ गए होंगे। हमें समझने के लिए, देखने के लिए, सोचने के लिए, और हमारे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। और जो चीज़ें दी जा रही है उस पर अपना रिव्यू कमेंट जरूर दीजिए। क्या इससे लाभ मिल पा रहा है, टॉपिक अच्छे से समझ पा रहे हैं, क्या टॉपिक आपके एग्जाम के महत्वपूर्ण पार्ट को कवर कर पा रहा है। अगर है तो जरूर कमेंट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हैं, ताकि और चार लोग देखें, समझे, सीखें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।